फीस एक्ट को कवर किया जाएगा कंप्लीटली। देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर सेक्शन 7 तक बता दिया था, तो यहाँ मैं सेक्शन 8 से कंटिन्यू करूंगी। सेक्शन 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक वी डेल्ट कंप्लीटली, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स भी इसको देख सकते हैं टारगेट फॉर IQ की ऐप से। अब हम 8 से देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सेक्शन 8 जो आपका ये बोलता है कि यदि आप कोई मेमोरेंडम ऑफ अपील, आप अपील जो है वो फाइल कर रहे हैं विच रिलेट्स टू कंपनसेशन, तो उसमें आपको कितना फीस जो है वो पे करना होगा। तो उसमें ये बोलते हैं दैट फीस जो है वो कंप्यूट होगी, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा कि जितना अवार्ड किया है और जितना आपने क्लेम किया है, तो उसमें जो डिफरेंस होगा उसके अनुसार जो है आपको कोर्ट फीस पे करनी होगी। क्योंकि आप जो है स्टार्टिंग स्टेज में, सूट की स्टेज में कर चुके होंगे कुछ फीस पे, उसके बाद आप अपील में जाते हो कि हमें उस कंपनसेशन से संतुष्टि नहीं है, तो जब आप अपील में जाओगे जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा सिर्फ उसी पर ही पे करना है। ऑब्वियसली जो एक बार आप पे कर चुके हो आप उस पर दोबारा पे नहीं करेंगे। उसके बाद सेक्शन 9 ये बोलता है कि इट टेल्स दैट अगर आप मार्केट वैल्यू एजर्टेन करनी है या कोई भी नेट प्रॉफिट किसी चीज़ का एजर्टेन करना है, जैसे कि सेक्शन 7 में हमने पढ़ा मार्केट वैल्यू ढूंढना, तो उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है, कमीशन इशू कर सकता है। अब कमीशन इशू करने के बाद अगर लगता है कोर्ट फीस ज़्यादा पे कर दी गई है या कम कर दी गई है, तो उसके अनुसार क्या है, एडिशनल फीस या फिर रिफंड जो है जारी कर दिया जाएगा। 11 टॉक्स अबाउट मीन प्रॉफिट्स, कि यदि जो मीन प्रॉफिट्स होते हैं वो निकाले नहीं गए हैं अभी तक कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट फीस तो उस पर भी पे होगी, तो तब तक जो एग्जीक्यूशन है वो स्टे हो जाएगा, ठीक है। और जब मीन प्रॉफिट्स निकाल दिए गए हैं तो उस पर भी कोर्ट फीस लगेगी, तो जब तक आप उसकी कोर्ट फीस नहीं पे करते हैं तब तक आपकी जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ 5 जो है वो बताता है आपको कि फीस का जो डिस्प्यूट है वो कौन सॉल्व करेगा। वहां पे था टैक्सिंग ऑफिसर या फिर क्लर्क। और 12 बताता है जो वैल्यूएशन का अगर डिस्प्यूट आता है तो दैट कोर्ट ओनली विल डिसाइड। सिंपल। उसके बाद आप इस तरह से पढ़ सकते हैं सिक्वेंशियल फॉर्म में कि 13, 14, 15, 16 क्या बोलते हैं। वो बोलता है कि अगर आपने सूट की फीस पे कर दी है, फिर आप अपील में जा रहे हैं, अपील की भी फीस पे कर रहे हैं, तो वो जो आपकी कोर्ट फीस है वो रिफंड हो जाएगी। और वो रिफंड कौन करेगा, कलेक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कलेक्टर विल रिफंड जब आप अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर आप रिव्यू के लिए जा रहे हैं और आप 30 डेज में आपने रिव्यू नहीं फाइल किया, तो अगर आपके पास वैलिड रीजंस है तो आप बाद में आप ये चीज़ बता सकते हैं कि वैलिड रीजन था, और उसके बाद रिव्यू की भी कोर्ट फीस जो है रिफंड हो जाएगी। 15 ये बोलता है कि अगर कोई मिस्टेक कोर्ट से हो गई है तो उस केस में भी कोर्ट फीस जो है आपकी रिफंड हो जाएगी। लास्टली अगर आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया तब भी आपकी जो कोर्ट फीस है वो रिफंड होगी। और यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक अमेंडमेंट से ऐड हुआ है जो कि 1999, सिमिलरली जैसे CPC में है सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिफंड के लिए कौन देगा, कौन जारी करेगा आदेश, वो करेगा कलेक्टर। अब 17 टॉक्स अबाउट मल्टीफेरियस सूट्स। मल्टीफेरियस सूट्स कौन से होते हैं, जिसमें जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड डिफेंडेंट का होता है। तो वहां पे क्योंकि जॉइंडर है तो उस केस में कोर्ट फीस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट वैल्यू पे। मूविंग फर्दर अगर हम सेक्शन 18 देखते हैं कि 3 केसेस जो आपके रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो बेसिकली इट रिलेट्स टू क्रिमिनल एरियाज, तो यहाँ पे कोर्ट फीस जो है ₹2 आप फाइल करेंगे, दैट्स इट। देन 19 इज वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो इसमें आप ये देखेंगे कि एग्जाम्पशंस किन किन का है डॉक्यूमेंट्स का, जहाँ पे आपको कोर्ट फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इसको सुन लीजिए, इतना आप क्रैम नहीं कर सकते हैं, सुनेंगे भी तब भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, सूट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी अगर वो आर्म्ड फोर्सेस ने फाइल करी है, या रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड आफ्टर फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट्स जो फर्स्ट हियरिंग के बाद, जो भी रिटन स्टेटमेंट्स होंगी फर्स्ट हियरिंग तक की तो आपको सब कुछ पे करना है। फर्स्ट हियरिंग के बाद वाली रिटन स्टेटमेंट्स जो होती हैं उन पे आपको कोर्ट फीस पे करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट जो प्लेन्स आप विलेज मुंशिफ्स और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज में फाइल करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये नेम, क्योंकि 3rd and 4th पॉइंट से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं
फिर सूट्स कलेक्टर के पास जो मद्रास रेगुलेशन एक्ट में आप फाइल करते हैं. प्रोबेट नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज, 1,000 आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे. देन इरिगेशन रिलेटेड वर्क्स, कल्टीवेशन का वर्क जो है, एंड रिटन अथॉरिटी टू एजेंट. ठीक है, एजेंट का जो आप अथॉरिटी देते हैं उसमें भी आपको कोर्ट फीस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. जो एप्लीकेशन फर्स्ट होती है विटनेस को लाने की, जो बेल बॉन्ड्स होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन ऑफेंस की देने की पिटिशन वाले, ठीक है वो. देन पिटिशंस बाय द प्रिजनर्स, नेचुरल है कि प्रिजनर्स अगर कैसे फाइल करेंगे. ठीक है. देन कंप्लेंट्स बाय द पब्लिक सर्वेंट, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर, टिम्बर सिर्फ टिम्बर का है, ये चीज़ ध्यान रखना है. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय द गवर्नमेंट, देन म्यूनिसिपल टैक्स का, तो ये सब गवर्नमेंट वाली जो है आपको याद रखनी है. फिर देखिए पब्लिक पर्पस की चीज़ें, एक्विजिशन, देन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कमिश्नर का. ठीक है, यहाँ पे स्पेशल आपको ध्यान रखना है. देन लास्ट इज पिटिशन अंडर इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट. इसके कौन से सेक्शंस है? 45 एंड 48. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. मूविंग फर्दर, चैप्टर 3A आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो ये हम थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे कि देखिए सबसे पहले सेक्शन 19 क्लॉज 1 ये बोलता है कि प्रोबेट्स या लेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब तक तो वैल्यूएशन किस में? 3rd शेड्यूल में, एंड कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 नंबर 2 आप पे नहीं करोगे तब तक आपको प्रोबेट का लेटर या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. तो अब आपने कोर्ट फीस पे कर दी है, हो सकता है वो कोर्ट फीस जो है आपने ज़्यादा पे कर दी है, तो आप जाके रिफंड ले लेंगे. किससे लेंगे? कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी विद इन 6 months. ठीक है, और ये किस में है? सेक्शन 19A में. बट अगर आपने कम पे करी है तो कम पे करी है और उसका बोनाफाइड रीज़न है, तो बोनाफाइड रीज़न है तो ग्रेजुअली यहाँ पे कोर्ट आपको अलाउ करेगा, तो आप 6 महीना में जाकर क्या कर सकते हैं? वापस उतनी कोर्ट फीस फाइल कर सकते हैं. बट अगर आपने 6 महीने में नहीं करी है तो फिर पेनल्टी लगेगी. पेनल्टी कितनी होगी? 1,000 तो होगी ही होगी, और जितनी आपसे फीस लेनी थी, ठीक है, उसका 20%. अगर बोनाफाइड रीजन नहीं है, मालाफाइड रीजन है, तो जितनी आपकी कोर्ट फीस बची है वो तो आपको देना ही है, और पेनल्टी में आपको यहाँ पे लगेगा 5 times ऑफ द कंप्लीट कोर्ट फीस. राइट, अगर आपने 1 साल में दिया, और अगर आपने 1 साल के बाद दिया तो फिर आपका वो हो जाएगा 20 times. मूविंग फर्दर, 19B इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप दैट. उसके बाद अगर हम चलते हैं प्रोसेस फी पर, प्रोसेस फी के सेक्शंस हैं आपके 20 से 24. ये बोलता है प्रोसेस फी के बारे में. कौन बताएगा हमें? हाई कोर्ट बताएगा कि कितनी प्रोसेस फी होनी है, कितनी नहीं होनी है. दैट इज द रीजन कि हर स्टेट की अलग क्यों होती है, बट उसको अप्रूव करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और फिर वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा. देन 21 बोलता है वो जो प्रोसेस फी है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, सिमिलरली टू द लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट विच इज इंग्लिश, और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज, जैसे अगर तेलंगाना है तो तेलुगु होगी साथ में, इन दिस वे. फिर नंबर ऑफ पीएन्स कौन डिसाइड करेगा? हर कोर्ट का जो हेड है वही डिसाइड करेगा. 22 बोलता है जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसमें कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड. स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर ही आता है, सबऑर्डिनेट होता है उनके, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज विल डिसाइड. अब ये रूल्स भी जो हैं डिसाइड जब ये करेंगे तो इट विल बी सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट. ठीक है, सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट, और फिर अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट का. फिर 23 टॉक्स अबाउट रेवेन्यू का एरियाज, वहां पे कितने पीएन्स होंगे ये कलेक्टर डिसाइड करेगा. एंड अप्रूवल कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट, एंड सब्जेक्ट टू द रूल्स फ्रेम्ड बाय चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी. मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर 5 कि आप अब ये फीस लेंगे कैसे? कोई एक मेथड होना चाहिए ना. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास मेथड है कि आप फोन पे कर सकते हैं. इन दिस वे आप अपनी फीस पे कर सकते हैं. कोर्ट में आपको पे करनी है तो ये या तो आप स्टैम्प के थ्रू या आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू पे कर सकते हैं. ये सेक्शन 25 बोलता है. अब स्टैम्प जो है 2 तरह के होते हैं, इम्प्रेस्ड मतलब छापने वाले जो होते हैं, एंड एडहेसिव जो टिकट की तरह चिपकाए जाते हैं. उसके बाद 25, 26 डन. 27 सेज अब इस स्टैम्प के रूल्स कौन बनाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एंड सेंटर दोनों आ सकते हैं. उसके बाद अगर हम देखते हैं, बट इन रूल्स के लिए हमें कॉन्करेंस चाहिए होगी उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की. मूविंग फर्दर 28, 29 एंड 30 अगर आपने बाद में स्टैम्प कराया है
ठीक है। अगर वो स्टैम्प्ड नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, फिर जब आप बाद में स्टैम्प कराएंगे तो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देंगे। फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है अमेंड हो गया है क्योंकि कुछ करेक्शन था, आपने पहले कोर्ट फीस पे कर रखी तो दोबारा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट 30 आपकी फीस तभी एक्सेप्ट होगी जब वो स्टैम्प कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो वो चीज़ जो है स्टैम्प है, कोई और पर्सन वो टिकट उतार के किसी और में लगा लेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, 28A का एक सेक्शन है, वो बोलता है कि it tells how the unpaid court fees will be recovered. It will be recovered in the same way जैसे कि एक लैंड रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो ये 28 के बाद here it will come 28, 28A, 29 and 30. फाइन। तो लास्ट चैप्टर 31 और 32 2018 में रिपील हो गए थे। 33 जो है जो आपका कंप्लीट क्रिमिनल का है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं चाहे उस पर कोर्ट फीस ना भी पे हुई हो तब भी कोर्ट को उसको एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द जस्टिस, तो कोर्ट विदाउट कोर्ट फीस एक्सेप्ट उसको कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। 34 की स्टैम्प्स को सोल्ड करने की, देखिएगा ऊपर जब हमने किया था सेक्शन दिस वन 27, यस, रूल स्टैम्प के कौन बनाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन सेलिंग के रूल्स कौन बनाएगा? ये आपके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दोनों के सेक्शंस डिफरेंट है 27 एंड 34। लेकिन आपने स्टैम्प के केस में कुछ डिसोबियंस कर दिया तो 6 महीना या 500 रुपए। अब कम करना है, बढ़ोतरी करनी है तो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड लास्ट सेक्शन इज, ये आपका सेक्शन है कि कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, सर्टेन सेविंग्स बेसिकली टू द कमीशन पेबल टू द अकाउंटेंट जनरल ऑफ हाई कोर्ट एट फोर्ट विलियम्स, या फिर फीस विच द ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट इज अलाउड टू रिसीव इन एडिशन टू द फिक्स्ड सैलरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।